अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पिछली सदी का सबसे बड़ा जीनियस अगर कोई इंसान है तो वो आइंस्टाइन है। एक अकेला आइंस्टाइन ही कई हजार साइंसदानों से ज्यादा काबिल, जो बातें हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में ना तसव्वुर कर सकते हैं ना सोच सकते हैं, उन बातों को आइंस्टाइन ने सोचा भी, समझा भी और बाकी दुनिया को भी समझाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, आइंस्टाइन का बचपन कभी भी ऐसा नहीं था। आइंस्टाइन वो बच्चा है जिसको 5 साल तक बोलने में मुश्किलात आ रही थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे ने 5 साल तक कुछ भी नहीं बोला था। और जब स्कूल के अंदर गया तो बेसिक मैथ की कैलकुलेशंस और टेबल्स याद करने में भी इसको बड़े मसले आते रहे। लेकिन इसी इंसान ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E = mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लाज पेश किए, और इन्हीं लाज ने सारी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। और यहाँ लोग ये बात सोचते हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग शायद बाकी लोगों से ज्यादा तेज काम करता था, या उसके दिमाग के अंदर कोई स्पेशल चीज थी, या फिर उसके साथ कोई सुपर नेचुरल फोर्स थी जो इतने बड़े लाज दे गया हमें। इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी लोगों का भी ये तस्वर था कि आइंस्टाइन एक एक्स्ट्रा जीनियस इंसान है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, और ये बात आइंस्टाइन खुद भी समझता था। इसीलिए उसने ये कहा रखा था कि उसके मरने के बाद उसकी लाश के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। उसने ये भी कहा रखा था कि मेरे मरने के बाद कोई भी मेरा बॉडी का ऑर्गन रिसर्च पर्पजेस के लिए यूज नहीं होगा। और हत्ता कि उसने ये भी वसीयत कर रखी थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को जला देना और राख राख करके बखेर देना। और हमेशा की तरह आखिर में वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन का इंतकाल होता है, ऑटोप्सी के लिए उसकी लाश को लेके जाते हैं और वजह जान सकें कि किस वजह से डेथ हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि काज ऑफ डेथ के लिए उसकी लाश को ले जाया गया। जब उसकी लाश को ले जाया गया तो एक डॉक्टर ने चुपके से उसके दिमाग को निकाल लिया और ये दिमाग अपने पास प्रिजर्व करके रख लिया। ये डॉक्टर थॉमस हेरवी था, और इसको अपनी जान से ज्यादा, अपनी नौकरी से ज्यादा आइंस्टाइन के दिमाग में इंटरेस्ट था, क्योंकि वो जानता था अगर वो पकड़ा गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो यहाँ भी कहानी में वही हुआ जो हमेशा से होता है। जब अस्पताल इंतजामिया को थॉमस की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने उसको अस्पताल से निकाल दिया। थॉमस का रास्ता चारों तरफ से बंद हो चुका था, उसका राज लोगों के सामने डिस्क्लोज हो चुका था। अब सब जानते थे कि उसके पास आइंस्टाइन का दिमाग है। लेकिन डॉक्टर थॉमस ने भी यहाँ पे हार ना मानी और वो हेंस एल्बर्ट के पास चला गया, जो कि आइंस्टाइन का बेटा था। उसकी मिन्नतें तरले की और किसी न किसी तरह से उसकी रिसर्च की इजाज़त ले ली, और ये कहा कि वो इस दिमाग का राज जानकर पूरी दुनिया के सामने आइंस्टाइन के दिमाग को लेके आएगा कि आखिर उसमें स्पेशल ऐसा क्या था। और यहाँ से कहानी शुरू होती है इस दिमाग को समझने की। ये डॉक्टर एक पैथोलॉजिस्ट थे, वो इतने बड़े दिमाग को खुद कभी भी नहीं समझ सकते थे। इसीलिए डॉक्टर ने इस दिमाग को प्रिजर्व किया। प्रिजर्व करने के बाद कुछ पिक्चर्स निकाल ली। पिक्चर्स निकालने के बाद काफ़ी रिसर्च की कि आखिर वो इस दिमाग को समझ सकें, लेकिन वो इस चीज़ से भी कासिर थे। आखिरकार उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर प्रिजर्व कर दिया। अब डॉक्टर को ज़रा सा भी टाइम मिलता तो वो कोशिश करता कि वो आइंस्टाइन के दिमाग को समझे, लेकिन एक पैथोलॉजिस्ट के लिए इतने बड़े दिमाग को समझना नामुमकिन के बराबर था। इसी बात पर अक्सर उसका अपनी बीवी से भी झगड़ा रहता था। हत्ता कि एक दिन लड़ाई में नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि उसकी बीवी ने कहा, मैं ये दिमाग के टुकड़े उठाकर बाहर फेंक दूंगी। और इस बात पे तल्ख कलामी यहाँ तक आ पहुंची, आखिर उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी और ये डॉक्टर दिमाग उठा के आइंस्टाइन का विचिटा चले गए। और इसके साथ अब डॉक्टर ने एक लैब के अंदर काम करना शुरू कर दिया, फारग वक्त में दिमाग को स्टडी करते। इसी तरह कई साल गुजर गए और थॉमस ने भी कई जॉब्स चेंज कर ली, और कई साल गुजर जाने के बावजूद आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में कुछ खातिर खा न जान सका जो वो लोगों के सामने लेके आ सके। और फिर इस डॉक्टर साहब का आखिरकार मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि जो एक डॉक्टर थे वो एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करने लगे जो बोतलें बनाती थी। अब प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ उन्होंने काफ़ी रिसर्च की कि वो इस दिमाग को समझ पाए, लेकिन
وہ دماغ سمجھ نہ پائے، اور آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دماغ کے مختلف حصوں کو دنیا کے بیسٹ نیوروپیتھولوجسٹ کے پاس بھیج دیں تاکہ مکمل ریسرچ ہو سکے۔ آخر کار 1985 کے اندر، یعنی دماغ چوری ہونے کے 30 سال کے بعد، ایک ریسرچ پبلش ہوتی ہے آئنسٹائن کے دماغ کے اوپر۔ آخر اس ریسرچ کے اندر ایسا کیا شامل تھا کہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس ریسرچ کے اندر ایسا کیا تھا جس نے آئنسٹائن کے بارے میں بتایا کہ شاید یہ کوئی سپر نیچرل فورسز اس کے ساتھ تھی، یا پھر اس کے دماغ کے اندر کوئی اور اسپیشل چیز تھی۔ کوشچن یہاں پہ یہ بھی تھا، کیا آئنسٹائن کا دماغ بچپن میں ہی ایسا پیدا ہوا تھا، یا پھر یہ دماغ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوا؟ یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے، لیکن آئنسٹائن کی دماغ کی اگلی قسط کے اندر۔ تو اگلا پارٹ جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن کے اندر پارٹ 2 لکھیے۔